हेलो दोस्तों, मैं डीसी सर नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। कल की जो कड़ी थी एनसीईआरटी की इतिहास की, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और इससे संबंधित जो बातें होंगी और रिलेटेड जो एडवांस की चीज़ें होंगी साथ में उसको भी समझेंगे। आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक। देखिए, कल की जो कड़ी थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट था एनसीईआरटी 6 क्लास का। देखिए आगे कि अतीत को कैसे जाने। किसी भी चीज को जानने के लिए हमने बताया था आपको, जो जानने के स्रोत होते हैं, स्रोत का मतलब ये होता है कि किसी भी प्राचीन अतीत की घटनाओं को जानने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्रोत। इस स्रोत का निर्माण कौन करता है? पुरातत्वविद। कौन करता है? पुरातत्वविद द्वारा खोजी गई अतीत की चीजों के माध्यम से इतिहासकार व्याख्या के माध्यम से हमारे पास ये जानकारी उपलब्ध कराता है कि कौन सी चीजों से क्या जानकारी प्राप्त होती है। उन्हीं में से एक है पांडुलिपि। पांडुलिपि का क्या मतलब है? देखिए, हाथ से लिखी हुई पुस्तकें हैं जिन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। कागज के आविष्कार के पहले, कागज के आविष्कार के पहले या लिखने के लिए कागज के प्रयोग से पहले अतीत काल की जो लिखित पुस्तकें हैं वो किस रूप में थी? पांडुलिपि के रूप में। और ये पांडुलिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाथ से लिखी गए अक्षर होते हैं और इस प्रकार की, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। लैटिन शब्द है जिसका मेनू के से निकला हुआ शब्द होता है और इसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। आगे बढ़ेंगे। प्रायः इस प्रकार की पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर, भोजपत्र क्या है? एक पौधा है जो सामान्यतः हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है और इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें इस प्रकार का लेखन किया गया हुआ। आगे देखिए, पांडुलिपियां की जो प्रायः प्राप्ति के स्थान है वो क्या है? मंदिर, बिहार से प्राप्त होते हैं। मंदिर का मतलब हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल होता है। बिहार क्या है? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़ा एक स्थान है, प्लेस है जहां पर बौद्ध धर्म के लोग निवास करते थे या ज्ञान की बातें करते थे। इसी तरीके से इन पांडुलिपियों में किस प्रकार की जानकारी मिलती है? ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा समझने की चीज है कि पांडुलिपियों से जो जानने के विषय हैं, क्या है? जानने के विषय हैं वो सामान्यता सभी प्रकार के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे क्या? देखिए, धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं की चर्चा तथा औषधि विज्ञान इत्यादि के विषय में जानकारी मिलती है। ध्यान रहे कि लिखित सामग्रियों में हाथ से लिखी गई, मतलब जब तक चीजें छपाई नहीं हुई, और छपाई की चीजें आधुनिक सभ्यता की देन है। इसके पहले जो जानने के स्रोत होते थे वो किसी न किसी रूप में पांडुलिपि में ही होते थे और उनके इस पांडुलिपि के पहले भी एक लंबा समय रहा था जब ज्ञान विज्ञान सुन करके एक व्यक्ति दूसरे को सिखाता था, समझाता था। उसके माध्यम से धीरे धीरे ज्ञान को आगे बढ़ाया गया और फिर इस पांडुलिपि का मतलब है ये वो समय है या वो ये पुस्तकें हैं जहां पर ज्ञान की बातों को लिखा गया है। इस प्रकार से इनमें लगभग प्राचीन के अतीत की बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। आगे देखिए, अभिलेख। स्रोत में एक अगला कड़ी क्या है? अभिलेख है। प्रश्न यह है कि अभिलेख किसे कहते हैं? तो देखिए, अभिलेख एक प्रकार का उत्कीर्णन होता है जो किसी कठोर सतह पर, किस पर? किसी कठोर सतह पर, या तो पत्थर पर या तो किसी धातु पर लिखे गए होते हैं। शासक इनका उत्कीर्णन क्यों करवाते थे? या तो उसे देखने के लिए, पढ़ने के लिए और उसका पालन करने के लिए। आगे देखिए, अन्य प्रकार के अभिलेख भी हैं, जैसे राजा रानी एक प्रकार
अभिलेखों के कौन होता है? एक तो ऐसे जो शासक के द्वारा, या दूसरा अन्य प्रकार में, अन्य प्रकार के मतलब होता है कि रानियों, इसी प्रकार से थोड़ा और आगे बढ़े तो कई बार यशोगान के लिए इसमें क्या होता था कि दान की बातें, भूमि दान की बातें, विजय का उल्लेख होता है। देखिए, पुरुषों के कार्यों का विवरण होता है, प्रायः शासकों की लड़ाइयों का। सामान्यता प्राचीन काल के जितने भी अभिलेख हैं, सामान्यता उसमें राजा के जो साम्राज्य के अभियान होते थे, लड़ाइयां होती थी, उनके बारे में अधिकांशतः जानकारी अभिलेखों में प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रहे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनपुट करते हैं। भारत में जो प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख हैं वो किसके हैं? अशोक के हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य में अपने शासन को चिरस्थायी बनाने के लिए, अपने देश की जनता को कुछ संदेश देने के लिए भारत के विभिन्न भागों में कई सारे अभिलेखों का न केवल उत्कीर्णन करवाया, बल्कि उसको स्तंभों में, बड़े बड़े स्तंभों में, पिलरों में देश के कई सारे भूभागों में उसको स्थापित कर दिया। ऐसा ही एक अभिलेख दिल्ली टोपरा लेख भी है। इस प्रकार के अभिलेखों में राजा के शासन के आदेश, लोगों के जनजीवन से संबंधित विचार, बातें, धर्म, शासन, कला इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक का शासन अपने आप में अभिलेखों के माध्यम से इसका निर्माण किया जा सकता है या जाना जा सकता है। ये अभिलेख कई प्रकार के हैं, उसमें शिलालेख, स्तंभलेख, लघु शिलालेख। अगर इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटे तो एक ऐसा अभिलेख जिसे राजाज्ञा या राजा के आदेश के रूप में था, और दूसरा चरण ऐसा था कि जिसको सामान्य जनता के कल्याण से संबंधित बातें लिखी गई हैं। और ये कहीं ना कहीं साम्राज्य को, अशोक को जानने के लिए एक चिरस्थायी साधन है, क्योंकि पत्थर पर लिखे गए अभिलेख लंबे काल तक स्थायी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य साधन तुलनात्मक रूप से वो वर्षा में किसी कारणवश वो खत्म हो सकते हैं, बट ये खत्म नहीं होते हैं। तो अभिलेख इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अपना एक अलग महत्व रखते थे। अभिलेखों में भी कई प्रकार की प्रशस्तियां हैं। एग्जाम्पल के लिए समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का एक शासक जो समुद्रगुप्त था, इसकी प्रशस्तियों में इसकी सारी विजयों का उल्लेख है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। इसी प्रकार से और अभिलेखों की बात करें तो दक्षिण भारत में भी इसी तरीके से एक प्रसिद्ध अभिलेख है चोलों के समय, जिसके बारे में स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। उसका नाम है उत्तर मेरु अभिलेख। चोल कालीन स्थानीय प्रशासन की जो जानकारी मिलती है ये उत्तर मेरु अभिलेख से है। और ये किसका है? परांतक प्रथम का है। चोल कालीन, उसमें क्या लिखे गए हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण प्रशासन की समितियों के माध्यम से किया जाता है। समितियों के जो सदस्य होते थे उनकी योग्यता को निर्धारण भी उसमें किया गया था। योग्यता मतलब ऐसे कौन से लोग जो समितियों के सदस्य बन सकते थे। कुछ मापदंड थे, कुछ प्रमाण थे, और ये कहीं ना कहीं चोल स्थानीय स्वशासन की कुछ परंपराएं आज भी भारत के स्वशासन में देखी जा सकती है। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पे। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि जो अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पुरालेख शास्त्र भी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? पुरालेख शास्त्र। अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी। आगे नेक्स्ट पेज देखिए। ऐसे ही अभिलेखों का एक शानदार उदाहरण है क्या? कंधार अभिलेख। कंधार अभिलेख वर्तमान में कहां पे है? अफगानिस्तान के कंधार नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यह लगभग कितना पुराना है? 2250 वर्ष पुराना है। और इस अभिलेख का उत्कीर्णन अशोक के आदेशों पर उत्कीर्ण किया गया है। और अपने आप में यह अभिलेख ब्राह्मी अभिलिखी में नहीं, क्योंकि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, और कुछ किसमें है? खरोष्टी लिपि में है। और जबकि कंधार अभिलेख किस लिपि में है? यूनानी और अरमाइक लिपि है। और ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की लिपि थी,
और इस पर भाषाएं भी कैसी होंगी, यूनानी और आरमाइक भाषा होगी। तो ध्यान रखिए कंधार अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अशोककालीन अभिलेख अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में है और कुछ खरोष्टी में भी है, लेकिन ये इस अर्थों में भिन्न है क्योंकि ये यूनानी और आरमाइक लिपि में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिपि क्या होती है कि किसी भी भाषा या लेखन को प्रेजेंट करने का अतीत में एक तरीका था जो वर्षों के बाद ये तरीका खोज पाए मानव के विकास की प्रक्रिया में। तो देखिए लिखने के लिए किसका, लिपि का प्रयोग करते हैं और ये लिपियां किस रूप में होती हैं, या तो अक्षरों के रूप में होती हैं या तो संकेतों के रूप में होती हैं। इसी तरीके से अगर देखें तो लिपियों के जो कई प्रकार होते हैं, जैसे कीलाक्षर लिपि हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से और चित्रात्मक लिपि हो सकती है, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि है यद्यपि अभी वो पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन उसमें चित्रात्मक लिपि काफी कुछ अंकन किया गया है चित्रों के माध्यम से, ठीक है। और जबकि इसी समय सैंधव काल के समय की जो समकालीन विश्व में जो लिपि प्रचलित थी वो क्या थी, कीलाक्षर लिपि थी। तो देखिए अक्षर और संकेतों के माध्यम से लिखने की कला को क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। फिर से सुनिएगा, अक्षर और संकेतों के माध्यम से लिखने की कला को क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। आगे देखते हैं। हर एक बोलने अपना देखिए बोलने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाषा, ठीक है। बोलने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, जो हमारी लिपि क्या है वो देवनागरी लिपि है और भाषा हिंदी या संस्कृत है। वर्तमान में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये निकलेगा। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविद, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास के अतीत को जानने के लिए। एक पुरातत्वविद वास्तव में इतिहास के अतीत को उद्घाटन करने का बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यूं कहें कि किसी भी चीज को खोजबीन या अतीत के किसी भी घटनाओं को जो हो सकता है कि वो जमीन के नीचे दबी हो या जमीन के ऊपर हो या जमीन के नीचे लेयर में स्तरों में डिवाइड होती है, तो वो सबसे पहले अतीत की इन वस्तुओं के जो खुदाई करने या उसकी छानबीन करने का काम कौन करता है, देखिए क्या करता है, अतीत की चीजों को पहले तो क्या करेगा, खोजबीन करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसकी खुदाई करेगा। अब देखिएगा खुदाई भी दो तरीके से होती है, एक है कि ऊर्ध्वाधर, दूसरा है क्षैतिज। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी स्थल विशेष के बारे में, किसी जगह के बारे में अगर व्यापक जानकारी करनी है तो उसमें क्या, क्षैतिज खुदाई की जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए कि ये कोई स्थान है तो इसको दो तरीके से जाना सकता है। एक है कि उसकी खुदाई पूरे एरिया में व्यापक रूप से की जाए, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज। इससे ना केवल चीजों या वस्तुओं की प्राप्ति होती है बल्कि इस खुदाई से किसी भी सभ्यता के बारे में ज्यादा व्यापक तरीके से समझ विकसित है। क्यों? क्योंकि एक स्थान विशेष में यदि ऊर्ध्वाधर खुदाई करें, ऊर्ध्वाधर का क्या मतलब है, ऊर्ध्वाधर का मतलब है, देखिएगा अगर ये कोई स्थल है तो ऊर्ध्वाधर का मतलब कुछ इस तरीके से खुदाई। देखिए इससे तो कालक्रम की जानकारी पता चल जाती है, इससे कालक्रम की जानकारी तो पता चलती है, लेकिन व्यापक स्तर पर इसके विस्तार की जानकारी ऊर्ध्वाधर उत्खनन से प्राप्त नहीं होती है। जबकि क्षैतिज उत्खनन में ये जो समस्याएं होती हैं उससे समाधान पाया जा सकता है। तो ऊर्ध्वाधर उत्खनन में
किसी भी संस्कृत के या किसी काल अवधि के बारे में उससे संबंधित कालानुक्रम का सही निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन व्यापक रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको दूसरी पद्धति का प्रयोग करना होगा। आइए देखते हैं। तो क्या है, पुरातत्वविद क्या करता है? अतीत की बनी वस्तुओं का अध्ययन करता है। अध्ययन का मतलब है कि पहले खोजबीन करेगा, फिर निर्धारण करेगा कि ये किस काल का है, किस समय का है, किस व्यक्ति का है और क्या बातें कही गई। ये सब सारी जानकारी सबसे पहले पुरातत्वविद वस्तु को निकालने या खोजबीन करने में। इसका अगला स्टेप जो होता है, देखिए, पुरातत्वविद पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करता है। आगे वह औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों के प्राप्ति की खोजबीन भी करता है, और न केवल खोजबीन बल्कि उसको जमीन के अंदर से खुदाई के माध्यम से हम तक पहुंचाता भी है। ये वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी भी हो सकती हैं। ध्यान रहे कि पुरातत्वविद किसी भी जगह या स्थान से अतीत की घटनाओं को, विभिन्न चीजों को, चाहे वो औजार के बारे में हो या चाहे मानव की गतिविधियों के बारे में हो, जैसे वो क्या, उनके खाने के तरीके क्या थे, उन्होंने कौन से फसलें उत्पादन करते थे, इसी प्रक्रिया में किस प्रकार के उद्योग होते थे, उनके आवास कैसे होते थे, ये सब जानकारी उद्घाटित करने का काम कौन करता है? पुरातत्वविद करता है। एक तरीके से पुरातत्वविद अतीत का जासूस के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि अतीत की घटनाओं को खोजने, समझने का जो आधार है वो पुरातत्वविद होगा, और फिर इन प्राप्त वस्तुओं के माध्यम से इतिहासकार इस अतीत को व्याख्या करता है या बताता है। क्यों? क्योंकि इतिहास को लिखता कौन है? इतिहासकार। इतिहास को लिखने वाले को क्या बोलेंगे? इतिहासकार। तो वास्तव में पुरातत्वविद से प्राप्त वस्तुएं अपने आप में कुछ भी कह नहीं कर पाती जब तक उसे इतिहासकार बुलवाए नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वस्तुएं कैसे हो सकती हैं? पत्थर की, पकी मिट्टी की, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। अतीत में वो क्या खाते थे, इसे जानने के लिए जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों को भी वो क्या करता है? खोजता है। इसी प्रकार से अगर किसी काल विशेष की क्या है? वनस्पति अवशेष। वनस्पति का क्या मतलब है कि यदि कोई खाद्यान्न की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे पेड़ से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त होती है या लकड़ी से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त होती है या किसी अनाज के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो क्या होगा? देखिए, अन्न के दाने, लकड़ी के जले हुए टुकड़े, अगर कोई जला हुआ टुकड़ा प्राप्त होता है तो उसका विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण के आधार पर इस बात को सुनिश्चित किया जा सकता है कि वो किस प्रकार की वनस्पति के अवशेष थे। इसी प्रकार से जो खाद्यान्न में चीजें होती थी, मान लीजिए कोई जानवर प्राप्त हुआ, क्योंकि अवशेष के रूप में उसमें हड्डियां ही प्राप्त होती हैं, तो हड्डियों के जो विश्लेषण किया जाता है उसमें क्या होगा कि एक कई सारी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। उस पद्धति के माध्यम से ये जाना जाता है कि ये कितनी प्राचीन काल में है और इसमें कितना क्षरण हुआ है, मतलब कितना विनाश हुआ है। उस विनाश सॉरी उस विनाश की प्रक्रिया के माध्यम से एक वैज्ञानिक तरीके से इस बात का निर्धारण कर लिया जाता है कि ये कितना पुराना होगा और किस प्रजाति का रहा होगा। ये निर्धारण किससे कर लिया जाएगा? पुरातत्वविद के माध्यम के से इस बात का निर्धारण हो जाएगा। देखिए, स्रोत के बारे में थोड़ा समझें कि स्रोत क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत वो है
जो मूल स्रोत होते हैं, जो डायरेक्ट इकट्ठा किए जाते हैं। द्वितीयक स्रोत वो होते हैं जो प्राथमिक स्रोत के माध्यम से किसी चीज की व्याख्या की जाती है। तो इतिहास में मुख्यतः दो प्रकार के स्रोत हैं। तो देखिए, जो मूल रूप से सीधा डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त देते हैं, वो कैसे स्रोत होंगे? मूल स्रोत होंगे। आगे, इतिहासकार इस शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं? पांडुलिपियों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से, पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए करते हैं। किसका? स्रोत का। अतीत का अध्ययन करने वाले, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार ही इतिहास का लिखने वाला व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि इतिहासकार किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का गहराई से अध्ययन करता है, चाहे वो वैचारिक पृष्ठभूमि हो, चाहे उससे संबंधित कोई मत हो, चाहे कोई अवधारणा हो, चाहे कोई संकल्पना हो, या किसी ऐसे विचार जो पहले से स्थापित हैं, लेकिन कोई नई सामग्री प्राप्त होने के बाद इतिहासकार उस पहले से स्थापित विचार में कुछ नया परिवर्तन कर सकता है, कुछ नया उसमें एडिंग कर सकता है, या इन दोनों से अलग किसी नए मत को प्रतिपादित कर सकता है। तो इतिहासकार में कई बार विभिन्न विषयों को लेकर के, विभिन्न कालों को लेकर के, विभिन्न राजाओं के कार्यों को लेकर के, विभिन्न स्थानों के समीकरण को लेकर के इतिहास कई बार आपस में एक मत नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि वस्तुओं की सामग्री का जो व्याख्या का तरीका होता है, एक व्यक्ति अपने नजरिए से, अपनी परिस्थितियों से करता है। लेकिन एक अच्छा इतिहासकार वो है जो बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इतिहास के तथ्यों से जो जानकारी निकलती है, वो उसको उसी रूप में व्याख्या करे। लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर इतिहास केवल अतीत की चीजों के माध्यम से इतिहास लिखे, तो प्रश्न ये है कि वो इतिहास कैसा होगा? वो केवल और केवल, जिसे सामान्य भाषा में कहें कि बोरिंग करने वाला इतिहास। क्यों? कि इतिहास का अध्ययन करें क्यों? एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि इतिहास का अध्ययन हम अतीत को समझने के लिए करते हैं, ताकि अतीत में जो चीजें हुई वर्तमान में उसको जाना जा सके, और भविष्य में अगर कोई गलती अतीत में हुई है तो ऐसी गलतियों से बचा जा सकते, या भविष्य की तरफ हम इसको एक दिशा या डायरेक्शन के रूप में देखते हैं। तो ये तो इतिहासकार और संबंधित बातों के बारे में पढ़ा। ये एडवांस की चीजें हैं कि एक इतिहासकार इतिहास को क्यों लिखता है? समाज के लिए, या विचार को स्थापित करने के लिए, या अतीत की घटनाओं को व्याख्या करने के लिए? तो सही तरीका है कि अतीत की घटनाओं की व्याख्या करने के लिए इतिहासकार इतिहास को लिखता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इतिहासकार जो लिखता है वो अतीत में नहीं जी रहा होता है, बल्कि वो वर्तमान काल की अवधि में जी करके अतीत को देखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो खुद उस अतीत को पुनः पैदा नहीं कर सकता है। इस दृष्टि से एक इतिहासकार की जो मानसिकता होती है, क्या होगी? मानसिकता, उसके ज्ञान या समझ। और आगे बढ़े तो या वो उसके जो समाज की सांस्कृतिक स्तर होगा, वो सब क्या करेगा? इतिहासकार को प्रभावित करेगा। जैसे अगर एक व्यक्ति किसी भी वस्तु को लेकर के पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो बहुत स्वाभाविक होगा वो इतिहास में न्याय नहीं कर पाएगा, मतलब तटस्थ नहीं रह पाएगा, वो कहीं ना कहीं एक तरफा विचार प्रस्तुत करेगा। तो एक अच्छे इतिहासकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि इतिहास के तथ्यों के माध्यम से जब कोई इतिहास लिखे, तो उस इतिहास को न्याय प्रदान कर सके। न्याय प्रदान करने का अर्थ यह है कि इतिहास को इतिहास की तरीके से लिखे, ना कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के। ठीक है, तो ध्यान में रहे। यहां से अगर कोई एडवांस लेवल का प्रश्न होगा तो इतिहास और
अतीत का निर्माण कैसे करता है, तो इससे संबंधित जो विचार थे, समस्याएं थी, उसके बारे में आपने लिखा। जैसे इतिहासकार कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकार, मार्क्सवादी इतिहासकार, ठीक है, और साम्राज्यवादी इतिहासकार, और एक नवीन पद्धति के रूप में सबाल्टर्न पद्धति, सबाल्टर्न जिसे कहते हैं दबे कुचलों का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार को क्या बोलते हैं, सबाल्टर्न इतिहासकार। तो इतिहासकार से संबंधित ये लेखन की प्रक्रियाएं हैं, जिसके माध्यम से इतिहास इन्हीं किन्हीं विचारों के आधार पे व्याख्या करता है। जैसे मार्क्सवादी हो गया तो अलग से आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर जो इतिहास लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, मार्क्सवादी इतिहासकार। एक देश के राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र विचार या एकता को ध्यान में रख करके जो इतिहास लिखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रवादी इतिहासकार। इसी तरीके से साम्राज्यवादी इतिहासकार का मतलब है ब्रिटेन, चूंकि लंबे वर्षों तक भारत में राज किया और वहां के लोगों ने भारत में जो साम्राज्य स्थापित किया वो किसका उदाहरण था, साम्राज्यवादी इतिहासकार का। साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने जो शासन स्थापित किया, इससे संबंधित जो विचार या व्याख्या, चाहे वो संस्कृति की हो, चाहे वो कला, धर्म, विज्ञान, प्रगति, सबके बारे में साम्राज्यवादी इतिहासकार साम्राज्य की व्याख्या भारतीय हितों में ना करके वो साम्राज्यवादी हितों के संदर्भ में करते हैं। तो इस प्रकार के इतिहासकार को हम क्या बोलेंगे, साम्राज्यवादी इतिहासकार। ठीक है, तो आई थिंक इस पे ठीक ठाक समझ आपकी बन गई होगी। आज देखते हैं, तो इतिहासकार कहते हैं स्रोतों के द्वारा इतिहासकार अतीत का क्या करेगा, पुनर्निर्माण करेगा। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उस जासूस की तरह कैसे होते हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग करते हैं। जैसे जासूस का क्या मतलब है कि अगर किसी चीज के बारे में खोजबीन छानबीन करना है या किसी घटना के सत्य को उजागर करना है, तो जिस प्रकार से उस घटना की तह में जाकर के एक जासूस बड़ी बारीकी के साथ घटना के प्रत्येक पहलुओं का न केवल खोजबीन करता है बल्कि बारीकी से उसका निरीक्षण भी करता है, इसी प्रक्रिया से अगर एक इतिहासकार अतीत के किसी तथ्य के बारे में जानना चाहता है, छानबीन करना चाहता है, खोजबीन करता है, उसके बाद उनमें से जो तथ्य निकलते हैं वो तथ्य को वेरीफाई किया जाता है, मतलब प्रमाणित किया जाता है कि ये तथ्य किस काल के हैं, किस व्यक्ति से जुड़े हैं और इसका समय क्या है। जब ये तीनों चीजें सुनिश्चित हो जाती हैं तब पता चलता है कि वो क्या है, इतिहास की स्रोत सामग्री होती है। तब उस स्रोत सामग्री के माध्यम से अगला चरण उस इतिहासकार का होता है जो इतिहास को इन स्रोतों के माध्यम से लिखता है। तो इतिहास लिखने के लिए पुरातत्वविद और दोनों इतिहासकार एक तरीके से क्या है, जासूस। जासूस का मतलब छानबीन खोजबीन करने वाला। तो अतीत की जितनी घटनाएं हैं उनको खोजने वाला या उनकी जासूसी करने वाला व्यक्ति कौन है, वो आपका पुरातत्वविद और इतिहास। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से एक जासूस किसी सुराग को पता लगाता है, उसी प्रकार इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत की किसी घटनाओं को वर्तमान में रह करके उसको उद्घाटित करते हैं या वर्तमान लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि इस बात को जाना जा सके अतीत की घटनाओं में क्या घटित हुआ और घटित हुआ तो उससे संबंधित बातें क्या थी। देखिए, अतीत एक है या अनेक, सामान्य शब्द है, क्या लिखा है, अतीत एक है या अनेक। तो सामान्य शब्दों में अतीत का जो प्रयोग किया जाता है वो किस रूप में, बहुवचन के रूप में किया जाता है। इस अर्थ में देखें तो क्या है, अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत को भिन्न भिन्न निहितार्थ हैं। जैसे कि अतीत की घटनाएं हमेशा एक ही समय में एक ही तरीके से नहीं घटित होती। विकास की प्रक्रिया एक स्थान पर वही नहीं होगी जो दूसरे स्थान पर होगी। जैसे कि भारत के संदर्भ में अगर हम पाषाण के पत्थरों को सीखने की बात करें
तो निश्चित रूप से भारत के कुछ स्थानों में भिन्नता होगी। कहीं पर शिकारी संग्राहक से आगे बढ़ते हुए वो मध्यपाषाण काल में पहुंचेंगे। मध्यपाषाण काल में वो पशुपालन के बारे में प्रगति करेंगे और पशुपालन से आगे जाकर के अस्थायी रूप से कृषि जीवन का आरंभ किस काल में करेंगे? नवपाषाण काल में। लेकिन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये समय एक समान नहीं है। अगर थोड़ा तथ्यात्मक बात करें तो आरंभिक रूप से जो कृषि उपजाने के या फसल पैदा करने के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलेंगे? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। और उसके बाद आगे बढ़े तो विंध्य के उत्तर में, ठीक है, चावल के साक्ष्य। फिर इसी तरीके से और पूर्वोत्तर भारत में पढ़े तो पूर्वोत्तर भारत में आपको देखेंगे कि गारो की पहाड़ी, वहां पर भी फसल उपजाने के साक्ष्य मिलेंगे, कृषि के विकास के साक्ष्य मिलेंगे। लेकिन इन सब स्थलों में विकास की प्रक्रिया तो एक है, लेकिन उसकी समय अवधि अलग अलग है। तो यही ये कहना चाह रहा है, ध्यान रखिएगा, अतीत के भिन्न भिन्न निहितार्थ हैं। इसका मतलब है कि अगर हम ये मैप बना ले तो मैंने कल आपसे बताया था कि नर्मदा घाटी, ठीक है, यहां पे भीमबेटका एक स्थान होगा। फिर इसी तरीके से यहां मैंने बताया था सुलेमान और किरथर, फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपको बताया था एक और नाम होगा आपका, उसको क्या बोलेंगे? मेहरगढ़। क्या होगा? मेहरगढ़। मतलब ये सारे आरंभिक मानव के वो स्थान है जहां पर विकास की प्रक्रिया कृषि के रूप में, पशुपालन के रूप में प्रत्येक जगह दिखाई देगी, लेकिन सारी जगह पर समय अवधि अलग अलग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग समूहों के लिए विकास मतलब अतीत एक समान नहीं होंगे, बल्कि उनके अलग अलग अर्थ होंगे। उदाहरण, पशुपालक, कृषक तथा राजा रानियों का जीवन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवहारों के साथ, रीति रिवाजों के साथ उसका पालन करते थे। इसका मतलब हुआ पूरे भारत में अगर इस पूरे अतीत की घटना को देखेंगे तो एक ही समय में अगर कहीं पे पशुपालन की घटनाएं हैं तो दूसरी जगह पर हो सकता है कि वो संग्राहक या आखेटक रहा हो। लेकिन कहीं पर अगर नवपाषाण काल के रूप में कृषि का अस्थायी जीवन आरंभ हुआ है तो दूसरी जगह पर कहीं उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया है। ठीक है, आगे देखिए, अंडमान निकोबार में लोग भोजन के लिए क्या करते थे? मछली पकड़ते थे, शिकार करने और फल फूल का संग्रह करते थे। उसी प्रकार अगर एक शहर की तुलना करें तो लोग वहां कैसे होंगे? खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गांव अपने आप में खाद्यान्न उत्पादन के स्रोत होते थे, लेकिन गांव से दूर अगर कोई नगरीय सभ्यता विकसित होती है तो कहीं ना कहीं उसका संपर्क किससे होगा? उसके नियरेस्ट गांव से, क्योंकि गांव कच्चे माल के स्रोत होते थे। उन कच्चे मालों को ला करके शहर में शिल्पकार, उद्योग, विभिन्न तरीके से शिल्प कलाओं का विकास करके, उद्योगों का विकास करके जैसे नगर निर्माण करते थे। एक नगर निर्माण जब किया जाता है तो उसमें बहुत प्रकार के कारीगरों की जरूरत पड़ती थी। इस प्रक्रिया में देखें तो गांव एक तरीके से अपने आप में कच्चे माल के स्रोत में वो आत्मनिर्भर होते थे, जबकि नगर का जो विकास होता था वो व्यापार वाणिज्य की प्रगति पर निर्भर करता था। उदाहरण के लिए सैंधव सभ्यता के कई सारे नगर वो किस आधार पर बने थे? व्यापार की या व्यापार वाणिज्य की प्रगति से, या वहां के जो आवागमन के तरीके थे, कच्चे माल के जो संसाधन थे आसपास, उनको ध्यान में रख करके एक बड़े बड़े नगरों का निर्माण किया गया। क्यों? क्योंकि उस नगरों में रहने वाले लोग एक ऐसा वर्ग था जो शासक वर्ग का था या नेतृत्व करने वाले वर्ग था, एक दूसरा जो आम जनता का था। इसका निर्धारण उस समय की प्राप्त सामग्रियों के आधार पर किया जा सकता है। तो ये तो रहे आपके शहर के उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
पशुपालक कृषक राजा रानियों का जीवन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवहारों। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है। अब आते हैं, समझने के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, तिथियों का क्या मतलब होता है। देखिए, तिथियों का दो तरीका होता है जिसको हम वर्तमान संदर्भ में पढ़ते हैं। एक होता है कि ईसा पूर्व और दूसरा होता है ईसवी। ध्यान से समझिएगा, इसको बीसी बोलते हैं, इसको हम एडी बोलते हैं। तो देखते हैं, वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। क्या है वो? ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां किससे होते हैं? ईसा से पहले, मतलब जन्म की तिथि के पहले के जितने अवधि होंगे उसको किस रूप में प्रेजेंट करते हैं? ईसा पूर्व में। और इसके बाद को हम किस रूप में करेंगे? एडी के रूप में करेंगे। ठीक है। लेकिन इस पुस्तक में अगर देखें तो 2000 को आरंभिक बिंदु मान करके उसको वर्तमान से पूर्व की तरफ की गणनाओं को किया गया है। आगे देखें, अंग्रेजी में बीसी का मतलब क्या होता है? हिंदी में उसको ईसा पूर्व, जबकि बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। क्लियर हुआ? यही है मैंने जो लिखे, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। इसी तरीके से दूसरा ईडी, ईडी ये है आपका, ईडी का मतलब हिंदी में ईसवी। ये देखिए आपको लिखा गया है, इसको क्या बोलेंगे? एनो डोमिनो। ये क्या है? दो लैटिन शब्दों के मिल करके ये शब्द बना हुआ है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, क्योंकि इसी के पूर्व के समय को बीसी और इसके बाद के समय को ईडी या ईसवी बोलेंगे। आगे चलिए, कई बार एडी की जगह क्या लिख दिया जाता है? सीई। ठीक है, एडी की जगह सीई। क्या मतलब है इसका? देखिए, कॉमन एरा। इसी तरीके से बीसी की जगह बीसीई, इसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े, विश्व के अधिकांश देशों में कैलेंडर में इसका प्रयोग सामान्य हो गया है, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम। अंग्रेजी के बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट, इसका क्या मतलब है? वर्तमान से पहले के अक्षर। अगर कहीं पे बीपी लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले के संदर्भ में। अच्छा, इसी में एक चीज मैं आपको और समझा दूं अतीत के लिए। जैसे एक होता है कि अगर हम यहाँ वर्तमान में हैं तो वर्तमान से पीछे की जितनी घटनाएं होंगी वो सब क्या है? अतीत है। लेकिन ये अतीत कैसा? ये पास का अतीत है, ये उससे दूर का, फिर ये उससे दूर का। ऐसे ही जिस अतीत की बात कर रहे हैं वो प्राचीन अतीत की बात कर रहे हैं। एक मध्यकालीन अतीत होगा, दूसरा प्राचीन कालीन अतीत होगा। एक है कि आधुनिक काल के, आधुनिक काल भी अपने आप में क्या है? वो भी अतीत है। क्यों? किसकी तुलना में? वर्तमान की तुलना में। ध्यान में रखिएगा। तो एक नियरेस्ट अतीत है, फिर उसके बाद मध्यकालीन, वो भी अतीत है, उसके बाद मध्यकाल के बाद प्राचीन कालीन, वो भी अतीत है। तो अतीत अपने आप में एक अवधि है या ड्यूरेशन है। देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है रोसेटा समझने के लिए। ये क्या है? एक स्थल है। कहां से? मिस्र के। मिस्र कहां है? अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका के उत्तर का देश है। ठीक है, अगर हम अफ्रीका को किस तरीके से नॉर्थ बता ले तो ये कहां का होगा? उत्तरी अफ्रीका में होगा। तो उत्तरी मिस्र के उत्तरी तट पर यह रोसेटा नामक पूरा स्थल या कस्बा है। यह स्थान इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से एक अज्ञात लिपि, अगर किसी लिपि की किसी स्थान से प्राप्ति होती है तो उसके जानने के कुछ तरीके हैं। उन्हीं तरीकों में से यह स्थान अपने आप में कई सारी कहानियों को हमारे लिए जानकारी छोड़ जाता है। तो आइए देखते हैं। लगभग 5000 वर्ष पूर्व रहने वाले यहाँ के राजा रानी
ने अपनी जानकारी को क्या किया है, पत्थरों पर उत्कीर्ण कराया है, लेख प्राप्त हुए हैं। इसमें 3 अलग अलग लिपियों की जानकारी है, उसमें एक यूनानी है, फिर मिस्री है, और भाषाओं की भी जानकारी है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि यूनानी भाषा में राजाओं और रानियों को एक छोटे से फ्रेम में क्या किया जाता था, उत्कीर्ण किया जाता था। और जिस तरीके से आज हम फ्रेम में फोटो लगाते हैं किसी को, उसी तरीके से राजा रानियों की एक तरीके से फ्रेमिंग की जाती है। उसको क्या बोलते थे, कारतूस। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, गोली वाला कारतूस नहीं है ये। आगे, लेख में यूनानी मिस्री संकेतों को अलग अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को क्या किया गया है, समानार्थी ध्वनियों के माध्यम से समझाने का या बताने की कोशिश की गई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसमें 2 शब्द लिखे गए, एक एल अक्षर है, दूसरा ए अक्षर है। इसमें जो तरीका रखा गया है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई हमने, ठीक है, ये अगर हम शेर का आकृति या कुछ जानवर की आकृति बना दे तो इसी के पास एल अक्षर रखा गया। फिर इसी तरीके से अगर फिर चिड़िया, कोई चिड़िया या जो भी बना देते हैं तो इसके नीचे क्या रखा गया है, ए अक्षर रखा गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो लिपि है समझने के लिए एक इशारा देती है। इसमें क्या है कि हर जो लेटर है, अक्षर है, उसकी तुलना किसी न किसी जानवर से या किसी चित्र से की गई है। जैसे एल अक्षर की तुलना शेर के चित्र से, ए अक्षर की चिड़ियों के। इसी तरीके से एक सुराग छोड़ जाते हैं। अगर इसकी तुलना हम भारत के हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त लिपियों से करें, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। क्यों? क्योंकि इस लिपि में अभी तक कोई भी इस तरीके से सुराग नहीं मिले। और इस लिपि को ना पढ़े जाने का एक सबसे बड़ा कारण है, ये लिपि ऐसे भी लिखी गई है और ऐसे भी लिखी गई है। तो ये निश्चित करना कठिन हो जाता है कि इसकी शुरुआत कहां से की जाती है। मतलब दाएं से बाएं तरफ भी है, बाएं से दाएं तरफ भी है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आए होंगे। यदि आपको इस पे प्रश्नों को मेंस के आंसर राइटिंग करना है तो आप नोटबुक के ऐप को डाउनलोड करके वहां से ये चीजें आप एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर टेस्ट सीरीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंत में 2 बातें मैं और बताऊंगा कि इस चैप्टर का मैक्सिमम आउटपुट तब आप ले सकते हैं कि एक बार वीडियो को सुने और सुनने के बाद उसके एडवांस लेवल को समझे और इससे संबंधित कुछ मुख्य परीक्षा के प्रश्न को लिखें और संबंधित बेसिक से एडवांस तक के कुछ पीटी के प्रश्न को सॉल्व करें। धन्यवाद।